अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है EMI AC। ठीक है, तो आज के सेशन में पहले EMI चलेगा, राइट। तो इसमें सबसे पहली चीज जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज मैग्नेटिक फ्लक्स। क्योंकि हम जानते ही होंगे मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है ये बराबर इलेक्ट्रिक फ्लक्स की तरह है, पर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस करती है। मैग्नेटिक फ्लक्स होता है नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग ए गिवन एरिया नॉर्मली। सो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग ए सरफेस नॉर्मली, राइट। यानी अगर आपके पास एक एरिया होगा, मान लो कोई एरिया आपके पास, तो इस एरिया को, इस सरफेस को कितनी फील्ड लाइंस नॉर्मली क्रॉस कर रही है उसको हम कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। और अगर हम इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन पे जाते हैं, ये होता है बराबर B डॉट A के। सो मैथमेटिकली फ्लक्स जो होता है इट इज B डॉट A, इट इज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया। सो दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट स्केलर होता है, सो फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, राइट। तो मैग्नेटिक और यूनिट देखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट टेस्ला होता है, एरिया का है मीटर स्क्वायर, यानी टेस्ला मीटर स्क्वायर। सो अगर हम इस वेक्टर फॉर्म को थोड़ा सा एनालाइज करते हैं, B डॉट A होगा बराबर BA cos थीटा। सो दिस इज मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ द फ्लक्स। यानी अगर आपके पास कोई एरिया है, सपोज दिस इज एन एरिया, ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे क्रॉस कर रहा है, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड क्रॉसिंग, और एरिया का नॉर्मल ये है, ठीक है। तो याद रहे ये अगर B है, ये एरिया है, एरिया ये है, राइट। सो थीटा किस किस के बीच में एंगल होता है, मैग्नेटिक फील्ड एंड नॉर्मल टू एरिया, ये थीटा है। ये याद रहे, B इज मैग्नेटिक फील्ड कितना स्ट्रॉन्ग है, एरिया कितना है, थीटा जो है, थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड नॉर्मल टू द एरिया। एरिया का नॉर्मल ये है, मैग्नेटिक फील्ड ये है, तो थीटा ये वाला एंगल है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे, मान लो अगर थीटा होगा 0 फॉर थीटा इज इक्वल टू 0, यानी अगर आपके पास ये एरिया है, एरिया की डायरेक्शन हम नॉर्मल लेते हैं, ये A कैप हुआ एरिया की डायरेक्शन। सो मैग्नेटिक फील्ड ये है, तो यहाँ थीटा बन गया 0, उस टाइम पे फ्लक्स होगा BA cos 0 1 बन जाता है, उस टाइम पे फ्लक्स होगा मैक्सिमम के बराबर। ये आपको याद रखना है, फॉर थीटा इज इक्वल टू 0 फ्लक्स इज मैक्सिमम BA के बराबर। और अगर थीटा आपका होगा 90 फॉर थीटा इज इक्वल टू 90, यानी मैग्नेटिक फील्ड और एरिया के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, तो वो कैसे पॉसिबल है। मान लो ये एरिया की डायरेक्शन हम ऐसे दिखाते हैं, ये हुआ एरिया, सो ये एरिया की डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड समझो ऐसे है। अब बताओ B और A के बीच में एंगल कितना, 90, cos 90 0 होता है, तो फ्लक्स बन जाएगा 0 के बराबर, राइट। थीटा 180 के टाइम पे भी फ्लक्स जो होगा वो BA ही होगा, बट वो माइनस BA होगा। तो पॉजिटिव फ्लक्स का मतलब होता है आउटगोइंग फ्लक्स, नेगेटिव फ्लक्स का मतलब होता है इनकमिंग फ्लक्स। अब वो इंपॉर्टेंट नहीं होता, तो ये हमने याद रखा कि फ्लक्स क्या होता है, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग द सरफेस नॉर्मली। और मैग्नेटिक फ्लक्स की अगर हम मैथमेटिकल डेफिनेशन पे जाते हैं, मैथमेटिकली मैग्नेटिक फ्लक्स होता है B डॉट A के बराबर, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स होता है BA cos थीटा। जब थीटा 0 होगा तो फ्लक्स होगा 0, जब फ्लक्स होगा मैक्सिमम BA के बराबर, और अगर थीटा होगा 90 उस टाइम पे फ्लक्स होगा 0। इसके बाद हम आते हैं डायरेक्टली, फैराडे ने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए, ऑन द बेसिस ऑफ दोज एक्सपेरिमेंट्स उसने इंट्रोड्यूस किए लॉज। सो फैराडेज लॉज बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड्स में पूछा जाता है, फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, राइट। तो फैराडे ने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए, ऑन द बेसिस ऑफ दोज एक्सपेरिमेंट्स उसने कुछ लॉज दे दिए। तो लॉज को हमने क्या किया, हमने 3 पॉइंट्स में डिस्कस किया हुआ है। पहला जो पॉइंट है वो हमें ये बताता है कि जब भी किसी कॉइल के साथ, कोई कॉइल आपके पास होगी, इसके साथ मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, तो इस कॉइल में EMF इंड्यूस हो जाएगा। ये पहला पॉइंट, यानी फर्स्ट पॉइंट इज whenever the magnetic flux
linking with a conductor changes या linking with a coil changes EMF is induced in it. इस कॉइल में उस टाइम पे EMF इंड्यूस हो जाता है। ये पहला पॉइंट है। यानी अगर आपके पास मान लो कोई कॉइल है, आप इसकी और मैग्नेट को घुमा रहे हो, मैग्नेट को नज़दीक ले रहे हो या दूर ले रहे हो। जब आप मैग्नेट नज़दीक लोगे या दूर लोगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होंगी, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता उस टाइम पे EMF इंड्यूस हो जाता है। ये पहला पॉइंट है। Whenever the magnetic flux linking with a coil changes, EMF is induced in it. Point number 1. Point number 2, ये EMF तब तक रहता है जब तक ये मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आती रहेगी। वंस मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज स्टॉप हो गई, अब अगर कभी मान लो आपने मैग्नेट को स्टॉप किया, अब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं होगा। जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो EMF जो है वो जीरो बन जाएगा। तो तब तक इंड्यूस्ड EMF रहता है जब तक फ्लक्स में चेंज आती रहती है। द इंड्यूस्ड EMF exists so long as the change in magnetic flux continues. जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज कंटिन्यू रहेगी तब तक EMF इंड्यूस्ड वहां रहेगा, एग्जिस्ट करेगा। पॉइंट नंबर 3 एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, EMF उतना ज्यादा इंड्यूस होता है, उतना ज्यादा EMF इंड्यूस होता है जितनी तेजी से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। यानी इंड्यूस्ड EMF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। थर्ड पॉइंट, इंड्यूस्ड EMF इज directly proportional to the rate of change of magnetic flux. ठीक है, तो दैट मीन्स इंड्यूस्ड EMF जो होगा वो होता है बराबर डी फाई बाई डी टी, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। माइनस साइन भी हम यहां पे लिख देते हैं। ऐसा क्यों है, ये इंपॉर्टेंट है, अभी आपको पढ़ाएंगे लेंज़ लॉ में। सो दीज आर फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, राइट। पहला पॉइंट, व्हेनेवर द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकिंग विद द कॉइल चेंज EMF इज इंड्यूस्ड, इसमें EMF इंड्यूस हो जाता है। इंड्यूस्ड EMF तब तक रहता है जब तक ये मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता रहे। और तीसरा पॉइंट, उतना ज्यादा EMF इंड्यूस होगा जितनी तेजी से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। तो इसको आप थोड़ा सा और सिंपलीफाई कर सकते हैं। इंड्यूस्ड EMF जो होगा इट इज माइनस डी बाई डी टी ऑफ फ्लक्स के बदले हम लिख सकते हैं BA cos थीटा, जो कि हमने अभी अभी पढ़ा। सो ये इंड्यूस्ड EMF हमारे पास होगा। सो EMF इंड्यूस आप कैसे आप करवा सकते हैं, फ्लक्स चेंज करके। फ्लक्स कैसे चेंज होगा, जब या तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, या तो जब एरिया चेंज होगा, या तो जब एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया चेंज होगा। तीनों में से अगर एक ही चीज चेंज होगी तो फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो EMF इंड्यूस हो जाएगा, राइट। सो दीज आर द लॉज ऑफ फैराडे। तो बट इन लॉज की बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, इन लॉज की एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन भी आप बताइए। तो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन की ओर हम ध्यान रखेंगे। एक्सपेरिमेंटली कैसे, वहां पे आता है डिस्कस फैराडेज लॉज विद एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ दीज लॉज, इन लॉज की आप एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन बताइए। देखिए, पहला एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन हम क्या करेंगे, हम एक कॉइल लेंगे दोस्तों, ठीक है। इसको हम कनेक्ट करवाएंगे किसी गैल्वानोमीटर के साथ या किसी वोल्टमीटर के साथ। एक मैग्नेट को मूव कराएंगे। हमने क्या देखा, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन इसकी क्या, जब आप मैग्नेट को मूव कराओगे टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम द कॉइल, गैल्वानोमीटर शोज डिफ्लेक्शन, इसका मतलब करंट इंड्यूस हो गई, राइट। ये पहले लॉ की एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है। व्हेन मैग्नेट इज मूव्ड towards or away from coil, जब आप मैग्नेट को मूव करोगे टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम द कॉइल, गैल्वानोमीटर शोज डिफ्लेक्शन।
ये पहला पॉइंट जो हमने लिखा था, पहला लॉ जो हमने लिखा था, ये उसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है। और दूसरा पॉइंट, अगर आप मैग्नेट को स्टॉप करोगे तो गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन दिखाएगा, जो कि दूसरा लॉ हमने पढ़ा था, दूसरा पॉइंट हमने पढ़ा था कि तब तक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा जब तक ये चेंज होती रहेगी। अगर मैग्नेट को स्टॉप किया गया, गैल्वेनोमीटर ने जीरो डिफ्लेक्शन दिखाया, तो एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई हो गया इस फैराडे का ये लॉ भी। सो व्हेन magnet is stopped, galvanometer shows जीरो डिफ्लेक्शन। उस टाइम पे गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन नहीं दिखाता। ये सेकंड लॉ की एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन होगी। तीसरे लॉ की एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन, अगर आप ये तीसरा लॉ क्या कहता है, ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। उसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन, अगर आप तेजी से घुमाओगे तो गैल्वेनोमीटर ज्यादा डिफ्लेक्शन दिखाएगा, यानी ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। सो तीसरे लॉ की एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन, व्हेन मैग्नेट इज मूव्ड फास्टर, जब आप मैग्नेट को तेज घुमाओगे, गैल्वेनोमीटर शोज मोर एंड मोर डिफ्लेक्शन। गैल्वेनोमीटर बहुत ज्यादा डिफ्लेक्शन दिखाएगा। ये तीन लॉज की जो हमने इससे पहले पढ़े, उनकी ये एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है, राइट। इसके बाद हम आते हैं लेंज़ेस लॉ पे। लेंज़ेस लॉ एंड एनर्जी कंजर्वेशन पे पहले समझाएंगे लेंज़ेस लॉ क्या है, और फिर दिखाएंगे कि कैसे एनर्जी कंजर्व रहती है। लेंज़ेस लॉ एंड एनर्जी कंजर्वेशन, चूंकि हमने अभी पढ़ा E होता बराबर माइनस डी फाई बाई डी टी। बेसिकली माइनस साइन का मतलब लेंज़ेस लॉ हमें बताएगा। लेंज़ेस लॉ कहता है कि जब करंट इंड्यूस होती है चेंजिंग फ्लक्स की वजह से, करंट एक ऐसी डायरेक्शन में इंड्यूस होती है या ईएमएफ एक ऐसी डायरेक्शन में इंड्यूस होता है ताकि ये कॉज को अपोज करे, जिसने इसको बनाया ये उसी को अपोज करे, यानी कॉज को ये अपोज करे। कुछ ऐसे, द ईएमएफ इन कॉइल इज इंड्यूस्ड इन सच अ डायरेक्शन, ईएमएफ एक ऐसी डायरेक्शन में इंड्यूस होता है, द ईएमएफ इन द कॉइल इज इंड्यूस्ड इन सच अ डायरेक्शन सो दैट it opposes the cause which produces it. It opposes the cause which produces it. इसको जो बनाएगा वो उस कॉज को अपोज करता है। मैं एग्जाम्पल दे देता हूँ, इसका मतलब क्या है। मान लो आपके पास ये कॉइल, हमने क्या किया, हमने एक मैग्नेट यहाँ पे रखा हुआ है, राइट। ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल। अब मैग्नेटिक फील्ड ऐसे नॉर्थ से निकल के इधर जा रहा होता है, ठीक है। तो अब हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं अगर मैं मैग्नेट को नज़दीक ले जाऊंगा, मैं मैग्नेट को ले जाऊंगा नज़दीक, तो फ्लक्स बढ़ गया, तो इस कॉइल में ईएमएफ करंट ऐसे इंड्यूस होगी, ताकि करंट जब ऐसे इंड्यूस होगी इसका मैग्नेटिक फील्ड इस बढ़ते हुए फील्ड को अपोज करे। यानी जब मैग्नेट को नज़दीक लिया गया तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ गया, कॉइल अपना फील्ड बनाएगी, कॉइल में करंट ऐसे इंड्यूस हो जाएगी ताकि उसका फील्ड इस बढ़ते हुए फील्ड को अपोज करे। कॉइल असल में चाहती है मेरे में फील्ड कांस्टेंट रहे, मेरा फील्ड चेंज ना हो। अब सपोज ये एग्जांपल नंबर 1 में ले रहा हूँ, मैं मान लो दूसरी एग्जांपल ले रहा हूँ। अगर हम बराबर यही करेंगे बट मैग्नेट को भी पीछे ले जाएंगे, मैग्नेट को पीछे ले जाएंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड जो इधर जा रहा था वो क्या होगा, कम। तो इधर वाला मैग्नेटिक फील्ड कम होगा, तो अब की बार क्या होगा, अब की बार करंट जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस होगी। समझ आ रही है बात, ऐसी डायरेक्शन में करंट इंड्यूस होगी ताकि मैग्नेटिक फील्ड जो कम हुआ वो वापस आए, राइट। सो ये चीज हमने सीखी कि लेंज़ेस लॉ हमें क्या कहता है, लेंज़ेस लॉ हमें कहता है कि भाई करंट एक ऐसी डायरेक्शन में इंड्यूस होगी, करंट एक ऐसी डायरेक्शन में इंड्यूस होगी ताकि जो मैग्नेटिक फील्ड ये प्रोड्यूस करेगी वो कॉज को अपोज करे, राइट। तो ये सिंपल चीज है, तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर मैग्नेटिक फील्ड कम हो रहा है तो करंट, अगर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है, करंट एक ऐसी डायरेक्शन में इंड्यूस होगी ताकि इस बढ़ते हुए फील्ड को अपोज करे। अगर कहीं पे कम मैग्नेटिक फील्ड कम हो रहा है तो करंट ऐसे इंड्यूस होगी ताकि वो जो कम हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड वो वापस आ जाए,
right? So this is Lenz's law. EMF induced in the coil is in such a direction so that it opposes the cause which produces it, right? अब हम एनर्जी कंजर्वेशन का मतलब क्या है देखें, एनर्जी कंजर्वेशन समझाएंगे। ये एक ही टॉपिक है, Lenz's law एंड एनर्जी कंजर्वेशन। अब देखिए दोस्तों बात क्या है, आपके पास सपोज ये कॉइल, सपोज दिस इज अ कॉइल, और यहाँ पर एक मैग्नेट, ये नॉर्थ मैग्नेट, ये नॉर्थ है और ये साउथ। अब देखिए क्या होता है बेसिकली, मान लो ये मैग्नेट नज़दीक आ रहा है तो फील्ड बढ़ रहा है। अब कॉइल क्या करेगी, कॉइल एक ऐसी डायरेक्शन में करंट इंड्यूस करेगी ताकि इस बढ़ते हुए मैग्नेटिक फील्ड को क्या मिले, ऑपोजिशन मिले। ठीक है, मान लो करंट ऐसे इंड्यूस हो गई, ऐसे करंट ऐसे इंड्यूस होगी तो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर बनेगा, इस कॉइल की करंट का अपना मैग्नेटिक फील्ड ऊपर बनेगा जो इसको अपोज करेगा। और एक बात आप याद रखिए, टॉप फेस मैग्नेटिक फील्ड हमेशा नॉर्थ से निकलता है, यानी अगर करंट ऐसे इंड्यूस होगी इसका अपना फील्ड इधर बनेगा, यानी कॉइल का ये फेस नॉर्थ एग्जिस्ट कर जाएगा। सो जब ये नीचे आएगा नॉर्थ नॉर्थ क्या करेंगे, रिपेल, और इस रिपल्शन के अगेंस्ट वर्क करना पड़ रहा है। अगर मैं इसको मैग्नेट को नज़दीक लाऊंगा मुझे वर्क करना पड़ रहा है अगेंस्ट दिस फोर्स ऑफ रिपल्शन, वो फोर्स, वो वर्क डन इसमें कन्वर्ट होता है एज इंड्यूस्ड ईएमएफ, तो हो गया एनर्जी कंजर्व। ऑन द अदर हैंड अगर आप इस मैग्नेट को ऊपर लोगे, मान लो ये नॉर्थ है और ये साउथ है, अगर आप मैग्नेट को ऊपर लोगे तो याद रखना टॉप फेस एक्वायर करता है साउथ पोलैरिटी। अगर नॉर्थ पोल को नज़दीक लाओगे टॉप फेस एक्वायर्स नॉर्थ पोलैरिटी, अगर नॉर्थ पोल को दूर ले जाओगे टॉप फेस एक्वायर साउथ पोलैरिटी। अब अगर आप इसको ऊपर ले जाओगे ये नॉर्थ और साउथ जो है ये अट्रैक्ट करेंगे और वी हैव टू वर्क अगेंस्ट दिस अट्रैक्शन, मुझे इसको दूर लेना, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है। सो मैं जो वर्क करता हूँ वो इसमें स्टोर होता है एज इंड्यूस्ड ईएमएफ, यानी एनर्जी कंजर्व होगी। मैं यहाँ पे लिखूंगा व्हेन मैग्नेट इज मूव्ड टुवर्ड्स कॉइल, टॉप फेस of coil acquires north polarity and we have to work against repulsion, and this work done is stored as induced EMF। तो ये बात आप याद रखेंगे। इसी तरह से दूसरा पॉइंट इसमें लिख लेना, व्हेन द मैग्नेट इज मूव्ड अवे, हमने यहाँ पे लिखा टुवर्ड्स द कॉइल, व्हेन मैग्नेट इज मूव्ड अवे फ्रॉम द कॉइल टॉप फेस एक्वायर्स साउथ पोलैरिटी एंड वी हैव टू वर्क अगेंस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, राइट। तो ऐसे एनर्जी कंजर्व होगी, ठीक है। सो देयरफॉर Lenz's law is associated with the conservation of the energy। तो मेरे दोस्तों Lenz's law ने क्या कहा, एज पर Lenz's law EMF एक ऐसी डायरेक्शन में इंड्यूस होता है ताकि ये कॉज को अपोज करे। सो दिस इज Lenz's law शॉर्ट में। और एनर्जी कंजर्व कैसे रहता है, अगर आप मैग्नेट के नज़दीक नॉर्थ पोल लोगे, सॉरी कॉइल के नज़दीक आप नॉर्थ पोल लोगे तो नॉर्थ बन जाता है, नॉर्थ नॉर्थ रिपेल करते हैं और हमें वर्क करना पड़ता है अगेंस्ट द फोर्स ऑफ रिपल्शन। और इसी तरह से अगर आप मैग्नेट को दूर लेते हो तो कॉइल का टॉप फेस एक्वायर करता है साउथ पोलैरिटी, इनके बीच में अट्रैक्शन अब होगा तो वी हैव टू वर्क अगेंस्ट दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड दैट वर्क डन गेट्स स्टोर्ड इन द कॉइल एज इंड्यूस्ड ईएमएफ, राइट। इसके बाद हम आते हैं सेल्फ इंडक्शन क्या होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सेल्फ इंडक्शन एंड कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन पूछा जाता है एग्जाम्स में। सेल्फ इंडक्शन एंड कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। देखिए दोस्तों सेल्फ इंडक्शन किस चीज को कहते हैं, अगर कोई कॉइल है हमारे पास, मान लो कोई कॉइल है हमारे पास, इसमें करंट चेंज हो रही है, राइट। मान लो आपके पास एक कॉइल है, इसमें करंट फ्लो हो रही है, सपोज ये करंट चेंज हो गई तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा और कॉइल जो है इसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा एक ऐसी डायरेक्शन में ताकि वो इस करंट इंक्रीज को अपोज करे। दिस इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन इज अ प्रॉपर्टी ऑफ ए कॉइल। ये कॉइल की प्रॉपर्टी है जिस प्रॉपर्टी की वजह से कॉइल चाहती है कि मेरे में करंट चेंज ना हो। दिस इज सेल्फ इंडक्शन। सो प्रॉपर्टी ऑफ ए कॉइल by virtue of which it opposes
any change in the strength of current by virtue of which it opposes any change in the strength of current flowing through it. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम्स में पूछा जाता है। ठीक है, इसको हम कहते हैं क्या, सेल्फ इंडक्शन। अब मान लो करंट फ्लो हो रही है आई, तो जितनी ज्यादा करंट होगी उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा इसके अंदर, उतना ज्यादा फ्लक्स होगा। सो कैन आई राइट फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई? हाँ, हम लिख सकते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। सो फाई इज इक्वल टू कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के बदले हम एल लिखते हैं, एल आई। सो एल को हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन या सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल। सो एल को हम क्या कहते हैं, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। सो हाउ कैन वी डिफाइन कोफिशिएंट, इसके डेफिनेशन चलो लिख लेते हैं। सो अगर 1 को मैं लिखूंगा, इफ करंट इज इक्वल टू 1 एम्पियर, करंट को 1 एम्पियर रखेंगे तो फाई आएगा एल के बराबर। सो कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन इज डिफाइंड एज अ फ्लक्स लिंकिंग विद द कॉइल। It is defined as a flux linking with the coil when 1 ampere current flows through the coil. जब कॉइल के थ्रू 1 एम्पियर करंट फ्लो करेगा उस टाइम पे फ्लक्स कितना लिंक करेगा, दैट इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। यानी देयरफॉर कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन इज डिफाइंड एज द फ्लक्स लिंकिंग विद कॉइल, as a flux linking with it if 1 ampere current flows through it, if 1 ampere current flows through it। अगर इसके थ्रू 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा हो उस टाइम पे कितना फ्लक्स लिंक करेगा कॉइल को, उसको कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, राइट। दूसरा पॉइंट ऑल्सो, हम जानते हैं कि इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होता है, अब जब करंट चेंज होगी तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगा। ऑल्सो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो हमारा है ई, दैट इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी के बराबर। सो ई आएगा माइनस डी बाई डी टी ऑफ फाई के बदले हम लिख सकते हैं एल आई। सो कैन आई राइट एल आई? सो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा माइनस एल डी आई बाई डी टी। ये दूसरी एक फॉर्मूला। अभी तक इंड्यूस्ड ईएमएफ की फॉर्मूला क्या थी, माइनस एल डी माइनस डी फाई बाई डी टी। अब और एक फॉर्मूला आ गई माइनस एल डी आई बाई डी टी, बट मेक श्योर एल होता है कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। नाउ कैन यू डिफाइन एल अगेन? यस, हम एल को फिर से डिफाइन कर सकते हैं। अगर डी आई बाई डी टी होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट होगा 1 एम्पियर पर सेकेंड, तो ई होगा माइनस एल के बराबर। सो हाउ कैन वी डिफाइन कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन? इट इज ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल, it is EMF induced in the coil when rate of change of current in the coil is 1. So coefficient of self induction is defined as EMF induced in coil if a rate of change of current flowing through it is 1 ampere per second. So this is all about self induction. ठीक है, इसको थोड़ा एक रिवीजन मारेंगे जल्दी जल्दी। सेल्फ इंडक्शन क्या होता है? ये कॉइल की प्रॉपर्टी होती है जिस प्रॉपर्टी की वजह से कॉइल नहीं चाहती है कि मेरे में करंट चेंज हो। उसके बाद हम देखा फाई होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, फाई इज इक्वल टू एल आई के बराबर। एल इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। हर एक कॉइल का एल अपना अपना अलग अलग होता है। सो अगर हम आई रखेंगे 1 एम्पियर तो फाई होगा एल के बराबर। सो कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन इज डिफाइंड एज अ फ्लक्स लिंकिंग विद द कॉइल व्हेन करंट फ्लोइंग इज 1 एम्पियर। उसके बाद इंड्यूस्ड ईएमएफ होता माइनस डी फाई बाई डी टी, फाई के बदले भी एल आई लिखा। सो अब हम एल बाहर निकालिए, डी आई बाई डी टी। अगर अब फिर से एल को डिफाइन करेंगे, अगर डी आई बाई डी टी होगा 1 एम्पियर पर सेकेंड, यानी 1 सेकंड में 1 एम्पियर करंट चेंज होगी। ठीक है, डी आई रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इज 1 एम्पियर पर सेकेंड, ई आया एल के बराबर। सो हेंस कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन इज डिफाइंड एज ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल व्हेन रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल इज 1 एम्पियर पर सेकेंड। सो दिस ऑल अबाउट म्यूचुअल इंडक्शन। सो सेल्फ इंडक्शन हमने खत्म कर लिया। इसके बाद हम पढ़ेंगे म्यूचुअल इंडक्शन के बारे में।
म्यूचुअल इंडक्शन एंड कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन बराबर सेम टू सेम। म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है और कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन किसको कहते हैं? म्यूचुअल इंडक्शन दो कॉइल्स की प्रॉपर्टी है, एक कॉइल की प्रॉपर्टी नहीं है, ये दो कॉइल्स की प्रॉपर्टी है, जिसमें एक कॉइल नहीं चाहती है कि दूसरी कॉइल में करंट चेंज हो, राइट। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ टू कॉइल्स बाय वर्च्यू ऑफ विच वन कॉइल, इसमें से एक कॉइल नहीं चाहती, अपोज करती, opposes the change in current, opposes the change in current flowing through the other, flowing through other। ठीक है, मान लो आपके पास दो कॉइल है, सपोज ये कॉइल है आपके पास, ये और एक कॉइल है, राइट। सो म्यूचुअल इंडक्शन में क्या होता है, अगर इसमें करंट कुछ फ्लो हो रही है आई, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, वो मैग्नेटिक फील्ड इसको भी लिंक करेगा, ठीक है। तो म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है, ये वाली कॉइल नहीं चाहेगी कि इसमें करंट चेंज हो, इसको कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। सो इसमें कितना, अगर इसमें फ्लक्स फाई है तो वो किस पे डिपेंड करता है, करंट पे डिपेंड करता है। सो फ्लक्स लिंकिंग विद द सेकंड कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग इन फर्स्ट कॉइल। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा फ्लक्स लिंकिंग विद कॉइल 2, मान लो ये कॉइल 1 है, ये कॉइल 2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट इन कॉइल फर्स्ट, ठीक है, कॉइल 1। तो कहने राइट फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। हाँ, इससे पहले भी सेल्फ इंडक्शन में हमने यही लिखा था, बट वहां पे करंट भी उसी कॉइल की थी, फ्लक्स भी उसी कॉइल का था। सो प्रोपोर्शनलिटी साइन खत्म करने के लिए हम लिखते हैं एम आई के बराबर। एम को कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। एम क्या है, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। नाउ कैन यू डिफाइन एम? यस, हम एम को डिफाइन कर सकते हैं अगर आई हम 1 रखेंगे। सो अगर आई आएगा 1 एम्पियर, सो फाई आएगा एम के बराबर। सो म्यूचुअल इंडक्शन, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन इज डिफाइंड एज द फ्लक्स लिंकिंग विद कॉइल 2 व्हेन करंट फ्लोइंग थ्रू कॉइल 1 इज 1 एम्पियर। सो कोफिशिएंट ऑफ mutual induction is defined as flux linking with other coil when current flowing in first coil इज 1 एम्पियर। अगर इस कॉइल में 1 एम्पियर का करंट है तो इधर कितना फ्लक्स लिंक करेगा, उसको कहते हैं क्या, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। नाउ फिर से हम उस जैसे इससे पहले हमने किया था, इंड्यूस्ड ईएमएफ किसके बराबर होता है, माइनस डी फाई बाई डी टी। तो फाई के बदले अभी एम आई लिखेंगे, इससे पहले वाले टॉपिक में हमने फाई के बदले एल आई लिखा था। ये दोनों इंपॉर्टेंट, बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है बोर्ड के लिए। सो इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी ऑफ फाई के बदले हम लिखेंगे एम आई। सो इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा माइनस एम डी आई बाई डी टी। फिर से हम एम को डिफाइन करेंगे, अगर डी आई बाई डी टी रखेंगे 1 एम्पियर पर सेकेंड। सो इफ डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू 1 एम्पियर पर सेकेंड, इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा माइनस एम के बराबर, राइट। सो एम को हम कैसे डिफाइन करेंगे, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल सेकेंड व्हेन रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन कॉइल फर्स्ट इज 1 एम्पियर पर सेकेंड। सो देयरफॉर म्यूचुअल इंडक्शन इज डिफाइंड as EMF induced in coil 2 when rate of change of current in coil 1 is 1 एम्पियर पर सेकेंड। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया म्यूचुअल इंडक्शन, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन भी कंप्लीट। सो ये फॉर्मूला भी याद रखेंगे, ये होता है माइनस एम डी आई बाई डी टी के बराबर। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ेंगे एक सोलेनॉइड लेंगे, उसका कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन यानी सेल्फ इंडक्टेंस निकालेंगे, एल निकालेंगे उसका। फिर 2 कॉइल्स लेंगे, उनका एम निकालेंगे। ये सारे बोर्ड्स में पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो मैं पढ़ा रहा हूँ, बट हम सारा पढ़ रहे हैं।
अभी वाले थोड़े इंपॉर्टेंट है। सो सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ लॉन्ग सोलिनॉइड इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। आप डिराइव कर लीजिए रिलेशन फॉर सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए लॉन्ग सोलिनॉइड। तो मेरे पास मेरे दोस्तों हमने एक सोलिनॉइड लिया हुआ है, एक वायर ली है, ये सोलिनॉइड है, इसकी लेंथ सपोज L है और N है इसमें नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ, यानी टोटल टर्न्स अगर कैपिटल N है, कैपिटल N बाय L आएगा नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, वेयर कैपिटल N इज टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन द सोलिनॉइड, स्मॉल n इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, N बाय L के बराबर। चलिए, तो अगर इसमें करंट फ्लो हो रही है I, तो मुझे मेरे दोस्तों बता मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा सोलिनॉइड के अंदर। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलिनॉइड, बताइए। मैग्नेटिक फील्ड होगा म्यू नॉट एन आई, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं मैग्नेटिज्म में। सोलिनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट एन आई, एन इज टर्न डेंसिटी, राइट। सो मैं इसको लिख सकता हूँ बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन होता है कैपिटल एन डिवाइड बाई लेंथ ऑफ सोलिनॉइड इनटू करंट आई, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड। अब हम फ्लक्स निकालेंगे, फ्लक्स थ्रू सोलिनॉइड, फ्लक्स होता है मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया बी इंटू ए, और अगर एन टर्न्स होंगी तो एन टाइम्स बी ए के बराबर। सो फ्लक्स होगा एन टाइम्स बी इंटू ए, फ्लक्स होता है बी इंटू ए, बट अगर एन टर्न्स होंगी तो एन टाइम्स बी इंटू एरिया होता है मैग्नेटिक फ्लक्स। सो मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा एन टाइम्स बी के बदले आंसर वैल्यू डाल दो म्यू नॉट एन बाई एल इंटू आई, और एरिया अपना ऐसे ही हम लिखा। बट अब हम जानते हैं फाई होता है एल आई, इससे पहले अभी हमने सेल्फ इंडक्शन में देखा फाई होता है एल आई के बराबर, एल होता है कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। सो बट फाई होता है एल आई के बराबर, तो फाई के बदले डालेंगे एल आई, इट इज म्यू नॉट एन इंटू एन हो गया दोस्तों एन स्क्वायर आई बाई एल इंटू ए, आई कैंसल। सो एल इज नॉट लेंथ हियर, इट इज कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, एल होगा म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाई एल के बराबर, एल इज लेंथ। तो ये हो गया डिराइव सेल्फ इंडक्शन ऑफ लॉन्ग सोलिनॉइड, सिंपल। पहले मैग्नेटिक फील्ड निकालो म्यू नॉट एन आई, एन के बदले एन बाई एल, ठीक है। फिर फ्लक्स निकालो एन बी ए, एन इज नंबर ऑफ टर्न्स, बी इज मैग्नेटिक फील्ड एंड ए इज एरिया। फिर बी का वैल्यू पुट कर लो, फिर फाई के बदले एल आई लिखो, आई गया, यहाँ से आपको सेल्फ इंडक्टेंस मिल गया। और एक बात याद रखना, सेल्फ इंडक्टेंस हो या म्यूचुअल इंडक्टेंस हो, इसका यूनिट होता है हेनरी, एसआई यूनिट इसका हेनरी होता है, 2 मिली हेनरी, 4 हेनरी इज द एसआई यूनिट, ठीक है। फिर मिली हेनरीज में होते हैं क्वेश्चंस, माइक्रो मिली में ही यूजुअली होते हैं सर। सो इसके बाद हमने एक सोलिनॉइड का कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन यानी एल निकाला। अब दो सोलिनॉइड्स का एम निकालेंगे, ठीक है, म्यूचुअल इंडक्टेंस। Mutual inductance of two solenoids. Mutual inductance of two solenoids. देखिए, अब की बार हम दो सोलिनॉइड्स लेंगे। मान लो मैंने एक सोलिनॉइड ले लिया, ये एक सोलिनॉइड है दोस्तों, ठीक है। इसमें सपोज करंट जो है वो फ्लो हो रही है आई, राइट। इसमें N1 टर्न्स है और इसकी लेंथ सपोज L है। तो बता मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा इसके अंदर। मैग्नेटिक फील्ड सपोज ये सोलिनॉइड 1 है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलिनॉइड 1, तो बता कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, म्यू नॉट एन आई के बराबर, जो कि हम पढ़े हैं ऑलरेडी। सो इट इज म्यू नॉट, एन के बदले क्या लिखेंगे, N1 टर्न्स है ना इसमें, N1 by L into I. So this is magnetic field due to the solenoid. अब हम इसके अंदर और एक सोलिनॉइड डालेंगे, उसका फ्लक्स चेक करेंगे, फिर Mi के बराबर रखेंगे, खेल खत्म। So let us consider another solenoid. Let us consider another solenoid having N2 टर्न्स, जिसमें N2 टर्न्स है टोटल। उसके अंदर इसके अंदर मैं बना रहा हूँ, ये वाला सोलिनॉइड मैंने और एक बनाया, ठीक है। इसमें कितनी टर्न्स है, N2 टर्न्स है, सोलिनॉइड के अंदर सोलिनॉइड।
तो फ्लक्स कितना होगा उस सॉलिनॉइड के थ्रू, फ्लक्स थ्रू सॉलिनॉइड सेकंड, फ्लक्स होता है NBA, चूंकि सेकंड सॉलिनॉइड के थ्रू हमें फ्लक्स देखना है तो N2 हम लेंगे उस सॉलिनॉइड की टर्म्स, और B होगा ये वाला मैग्नेटिक फील्ड, और एरिया दोनों का सेम है, अंदर वाले सॉलिनॉइड का भी बाहर वाले सॉलिनॉइड का भी एरिया सेम। सो N2B, सो फ्लक्स कितना होगा N2, B कितना आया है म्यू नॉट N1/L इंटू A इंटू IB है, ठीक है। तो अब फाई को किसके बराबर रखेंगे, अब MI के बराबर, MI बिकॉज फाई LI भी होता है MI भी होता है, दो कॉइल्स है तो फाई MI के बराबर। सो फाई के बदले MI लेंगे, इट इज म्यू नॉट N1 N2 IA डिवाइड बाई L, I कैंसिल हुआ, M आया म्यू नॉट N1 N2 A/L। इससे पहले वाला में L आया था म्यू नॉट N² A/L, बट यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्शन किसके बराबर है म्यू नॉट N1 N2 A/L। तो इन क्वेश्चंस की जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बोर्ड एग्जाम जो है वो आपको बड़ा ही आसान लगेगा, और आपको रियलाइज होगा कि हम तो सब कुछ जानते हैं, हम इजीली कर सकते हैं। इसके बाद अभी एक दो क्वेश्चंस मैं अभी दिखाऊंगा, फिर एट द एंड ऑफ द लेक्चर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिससे आपकी चीजें थोड़ी सी और क्लियर हो सकती है, राइट। एंड के चैप्टर के एंड पे हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। इसके बाद हमारे पास टॉपिक आता है बड़ा इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट, एनर्जी स्टोर्ड इन सॉलिनॉइड। अगर सॉलिनॉइड में करंट आई फ्लो हो रही है, इसमें कितनी एनर्जी स्टोर हो रही है। सो आई एम राइटिंग हियर एनर्जी स्टोर्ड इन ए सॉलिनॉइड। एक सॉलिनॉइड में कितनी एनर्जी स्टोर होती है। मान लो आपके पास ये एक सॉलिनॉइड है, ठीक है, हमने बाहर से कोई सेल अटैच करी है जिसका EMF है E, राइट। तो इसमें जब करंट फ्लो होगी, मान लो वेरिएबल करंट अगर फ्लो हो गई तो इसमें EMF इंड्यूस हो जाएगा। तो व्हाट इज इंड्यूस्ड EMF इन द सॉलिनॉइड, वो आता है -L/di/dt, जो कि हम अभी अभी पढ़े हैं। इंड्यूस्ड EMF इन द सॉलिनॉइड, अगर का रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है di/dt, सो इसमें कितना EMF इंड्यूस होगा -L/di/dt के बराबर। बट क्या क्यों एनर्जी इसमें स्टोर होती है। बेसिकली सॉलिनॉइड नहीं चाहता कि मेरे में करंट चेंज हो, हमने करंट को लाना जीरो से किसी मैक्सिमम वैल्यू तक। सो करंट चेंज करवानी है, करंट चेंज करवाने में ताकत लगती है, एनर्जी लगती है, वो एनर्जी स्टोर होती है इस कॉइल में एज इंड्यूस्ड EMF। सो हमने वही टॉपिक है एनर्जी स्टोर्ड इन द सॉलिनॉइड, या एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर भी कभी होता है। इंडक्टर में कितनी एनर्जी स्टोर हो रही है। तो इंड्यूस्ड EMF है -L/di/dt, ये और ये EMF बराबर सेम होंगे, बट सिर्फ साइन का फर्क है। ऊपर चूंकि अपोज करता है इसको, तो मैं लिखूंगा नाउ बाहर वाला EMF किसके बराबर होगा, E, वो होगा -E के बराबर, यानी इंड्यूस्ड EMF था -L/di/dt, बाहर वाला EMF होगा -E के बराबर। सो बाहर होगा ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा L/di/dt, राइट। सो ये इंड्यूस्ड, ये बाहर वाला EMF आपका हो गया। अब बताओ सर्किट में अगर करंट है I, तो पावर कितना होगा, पावर किसके बराबर होगा, पावर इन सर्किट, पावर होता है वोल्टेज इंटू करंट, वोल्टेज E है, सो पावर होगा E इंटू करंट I। सो पावर होगा E के बदले L/di/dt इंटू करंट है I। पावर खुद होता है वर्क डन बाई टाइम dW/dt, राइट। सो इट इज Li/di/dt, है ना, Li/di/dt, dt will cancel out, small work done is equal to Li/di। यानी अगर आप करंट को चेंज करवाना चाहते हो बाई DI अमाउंट, सो स्मॉल वर्क डन dW लगेगा, किसके बराबर Li/di। बट मुझे करंट को 0 से I तक लाना है, तो टोटल वर्क डन कितना लगेगा, इंटीग्रेशन करेंगे। सो टोटल वर्क डन जो आपका आएगा W विल बी इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ Li/di। इनिशियली करंट थी 0, फाइनल करंट है I। सो टोटल वर्क डन ही इसमें स्टोर होगा एज एनर्जी, तो कहने सिंपली राइट U एनर्जी, ठीक है। सो U इज इक्वल टू L आएगा बाहर, I का इंटीग्रेशन आएगा I²/2, L बाहर, I का इंटीग्रेशन I²/2, लिमिट फ्रॉम 0 टू I। सो एनर्जी किसके बराबर आई, L I²/2 माइनस 0²/2, पहले I के बदले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, सो एनर्जी आएगी हाफ ऑफ Li²। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज यू नीड टू बी नोटेड। इन पे क्वेश्चंस भी आएंगे छोटे छोटे, मैं कर रहा हूँ।
सो सिंपल सेंस में अब एनर्जी स्टोर इन द सॉलिनॉइड इंडक्टर किसके बराबर होता है, हाफ ऑफ एल आई स्क्वायर। तो सिंपल कॉन्सेप्ट है, पहले इंड्यूस्ड ईएमएफ ले लो माइनस एल डी आई बाई डी टी, फिर बाहर वाला ईएमएफ ले लो वो आएगा एल डी आई बाई डी टी के बराबर, फिर पावर होगा इंड्यूस्ड ईएमएफ इनटू करंट, इंड्यूस्ड ईएमएफ का ये वैल्यू डाल दें, करंट का वैल्यू डालते हैं, सो ये पावर आ गया, पावर के बदले स्मॉल वर्क डन बाई टाइम डी डब्ल्यू बाई डी टी, डी टी कैंसिल, स्मॉल वर्क डन एल आई डी आई, टोटल वर्क डन इंटीग्रेशन एल आई डी आई, सो टोटल वर्क डन हाफ ऑफ एल आई स्क्वायर के बराबर। चलिए अब हम पढ़ेंगे इंडक्टेंसेस जब सीरीज में होती हैं और पैरेलल में होती हैं तो इक्विवेलेंट इंडक्टेंस हम कैसे निकाल लेते हैं। सो I am writing here inductances in series। इंडक्टेंसेस को हम सीरीज में जब जोड़ेंगे, मान लो ये एक इंडक्टर, ये दूसरा इंडक्टर, ये तीसरा इंडक्टर, इसका इंडक्टेंस L1, इसका L2, इसका L3, बाहर हमने वोल्टेज रखा E, ठीक है। तो ये ईएमएफ किसके बराबर होगा, ये होगा इंड्यूस्ड ईएमएफ फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड के बराबर। E होगा बराबर E1 प्लस E2 प्लस E3 के बराबर। सो E होगा आपका, इसमें कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, एल डी आई बाई डी टी, हमने अभी भी पढ़ा है माइनस एल डी आई बाई डी टी, मगर L1। इसमें कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, माइनस L2 डी आई बाई डी टी। इसमें कितना इंड्यूस ईएमएफ होगा, माइनस L3 डी आई बाई डी टी, राइट। और बाहर वाली सेल को लग रहा है अंदर एक ही इंडक्टर है जिसका ईएमएफ होगा बराबर माइनस एल इक्विवेलेंट डी आई बाई डी टी, राइट। ई के बदले हमने लिखा माइनस एल इक्विवेलेंट डी आई बाई डी टी। अब डी आई बाई डी टी या माइनस डी आई बाई डी टी आप कॉमन निकालेंगे दोस्तों, यहाँ बचेगा L1 प्लस L2 प्लस L3, डी आई बाई डी टी कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, सो इज इक्विवेलेंट इंडक्टेंस इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस L3। यानी जिस तरह रेजिस्टेंसेस का सीरीज में सिंपल एडिशन होता है, इंडक्टेंसेस का भी सिंपल एडिशन होता है सीरीज में। सो अगर n इंडक्टेंसेस होंगे, फॉर n इंडक्टेंसेस L इक्विवेलेंट होगा बराबर L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस सो ऑन प्लस Ln। सो दिस इज सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द इंडक्टेंसेस। इज इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस E3, E1 के बदले एल डी आई बाई डी टी, L2 डी आई बाई डी टी, L3 डी आई बाई डी टी, E के बदले माइनस एल इक्विवेलेंट डी आई बाई डी टी, फिर डी आई बाई डी टी कैंसिल, आंसर ही आ गया। सो इंडक्टेंसेस को पैरेलल में भी जोड़ा जा सकता है। सो इफ वी कनेक्ट द इंडक्टेंसेस इन पैरेलल, इंडक्टेंसेस इन पैरेलल, ठीक है दोस्तों। तो मान लो मैंने क्या किया, ये इंडक्टर है L1 जिसकी इंडक्टेंस है, ये और एक इंडक्टेंस है L2, ये और एक है इसकी इंडक्टेंस है L3, राइट। और हमने ये पैरेलल में जोड़े हुए हैं किसी सर्किट के साथ। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ मान लो E, तो यहाँ पर अभी करंट फ्लो होगी I, वो करंट कुछ यहाँ से जाएगी I1, यहाँ से I2, यहाँ से I3, ठीक है, किसी इंस्टेंट पे। सो कैन आई राइट I, अभी करंट डिवाइड होगी, I होगा I1 प्लस I2 प्लस I3 के बराबर। अगर हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो डी आई बाई डी टी किसके बराबर होगा, डी आई वन बाई डी टी प्लस डी आई टू बाई डी टी प्लस डी आई थ्री बाई डी टी। अब मुझे बताओ, नाउ मुझे पता है इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है माइनस एल डी आई बाई डी टी। सो डी आई बाई डी टी होगा ना फिर माइनस ई बाई एल के बराबर डी आई बाई डी टी, राइट। सो डी आई वन बाई डी टी के बदले क्या लिखेंगे, माइनस ई वन ई बाई एल वन, बिकॉज हर एक के अक्रॉस इंड्यूस्ड ईएमएफ सेम होगा, ये पैरेलल में कनेक्टेड है। सो कैन आई राइट डी आई बाई डी टी के बदले क्या लिखेंगे, माइनस ई बाई एल इक्विवेलेंट, डी आई वन बाई डी टी के बदले क्या लिखेंगे, माइनस ई बाई एल वन लिखेंगे ना। इसमें डी आई बाई डी टी किसके बराबर होगा, माइनस ई बाई एल वन। इंड्यूस्ड ईएमएफ हर एक में सेम होगा बिकॉज पैरेलल कॉम्बिनेशन है। डी आई टू बाई डी टी के बदले क्या लिखेंगे, माइनस ई बाई एल टू। डी आई थ्री बाई डी टी के बदले क्या लिखेंगे, माइनस ई बाई एल थ्री, राइट। सो यहाँ पे खेल हो गया खत्म, माइनस ई बाई एल इक्वेलेंट आया, माइनस ई बाहर निकालो, वन बाई एल वन प्लस वन बाई एल टू प्लस वन बाई एल थ्री। सो ई माइनस ई गया। सो व्हाट इज वन बाई एल इक्वेलेंट इक्वल टू वन बाई एल वन प्लस वन बाई एल टू प्लस वन बाई एल थ्री। सो पता चला ये बराबर जैसे रजिस्टर्स फॉलो करते हैं रूल, इंडक्टेंसेस भी सेम रूल्स फॉलो करते हैं। सीरीज में सिंपल एडिशन, पैरेलल में रेसिप्रोकल एडिशन। तो यहाँ पे आपका जो इंडक्टेंस वगैरह है ये सारा कंप्लीट होता है।
तो EMI आपका कंप्लीट हो गया। लेकिन कुछ क्वेश्चंस करेंगे 2-4 मिनट, थोड़े बेसिक जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर हमारा इंशाल्लाह AC चलेगा, राइट। तो क्वेश्चन है फ्लक्स लिंकिंग विद कॉइल। एक कॉइल के साथ फ्लक्स लिंक किया गया है 3t² + 2t + 2। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड इंड्यूस्ड EMF एट t = 1 सेकेंड। अब बताइए इंड्यूस्ड EMF हम पढ़े हैं किसके बराबर। इंड्यूस्ड EMF की कुछ फॉर्मूलाज हमने याद रखी, -d∅dt, दूसरी फॉर्मूला -L/di/dt, तीसरी फॉर्मूला -M/di/dt। ये 3 फॉर्मूलाज हैं इंड्यूस्ड EMF की, खेल खत्म। तो मेरे दोस्तों मुझे बताओ इंड्यूस्ड EMF -d∅, पहली वाली चीज हम यूज करेंगे -d∅dt के बराबर, यानी इसको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। -d/dt ऑफ फाई को डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, राइट। 3t² का डिफरेंशिएशन 3, ऐसे ही t² का डिफरेंशिएशन 2t + 2t का डिफरेंशिएशन 2 का डिफरेंशिएशन 0। सो इंड्यूस्ड EMF होगा -60 + 2। t का वैल्यू डाल दो कितना 1, क्वेश्चन में मेंशन है t = 1। इंड्यूस्ड EMF होगा -6 × 1 + 2। सो इंड्यूस्ड EMF होगा -6 + 2 हो गया 8, यानी इंड्यूस्ड EMF होगा -8 वोल्ट, राइट। माइनस साइन आपको पता है, उसका मतलब है कि ऑपोज, इट ऑपोज द कॉज, ये कॉज को अपोज कर लेता है। Now we can have another question. A rectangular coil having 100 turns and size, coil में 100 turns है और size इसका बताया गया है 0.1 मीटर इंटू 0.05 मीटर, यानी एरिया दिया गया है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। इज प्लेस परपेंडिकुलर टू फील्ड। फील्ड को परपेंडिकुलर होने का मतलब है थीटा 0 है ना, हम ऑलरेडी पढ़े हैं। मतलब यहां अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, इसको कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द एरिया, है ना। मैग्नेटिक फील्ड एरिया को परपेंडिकुलर है, बट उसका मतलब होता है कि थीटा = 0, यानी मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन सेम है। तो जब भी हो मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉइल, तो थीटा 0 लेना, ये बात याद रखना। इस प्लेस परपेंडिकुलर टू फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड दिया गया है 0.1 टेस्ला, राइट। इफ बी ड्रॉप्स टू, अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो गया, अगर बी ड्रॉप हो गया, इफ बी ड्रॉप्स टू 0.05 टेस्ला, अगर मैग्नेटिक फील्ड ही कम हो गया, आप इंड्यूस्ड EMF निकाल के दें, फाइंड इंड्यूस्ड EMF। देखिए इंड्यूस्ड EMF होता है -d∅dt, हम ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स / t फाइनल - t इनिशियल, ऐसे भी लिखा जा सकता है ना। चेंज इन फ्लक्स है ना, फाइनल माइनस इनिशियल। सो इंड्यूस्ड EMF होगा बराबर माइनस फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स / फाइनल टाइम माइनस, या चेंज इन टाइम आप डायरेक्टली लिख सकते हैं t फाइनल - t इनिशियल, ठीक है। टाइम भी दिया गया था इन 0.05 सेकेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चन अधूरा मैंने लिखा, इन 0.05 सेकेंड्स फाइंड इंड्यूस्ड EMF, आपको इंड्यूस्ड EMF निकालना। सो इंड्यूस्ड EMF होगा माइनस फाई किसके बराबर होता है, BA के बराबर, यानी मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया। पहली बार मैग्नेटिक फील्ड, अच्छा मैं लिखूंगा B इनिशियल इंटू एरिया, एरिया तो चेंज नहीं हो रहा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है। फाई इनिशियल कितना होगा, सॉरी B फाइनल, मैग्नेटिक फील्ड फाइनल इंटू एरिया, फाई इनिशियल कितना होगा, मैग्नेटिक फील्ड इनिशियल इंटू एरिया, एरिया तो चेंज नहीं हो रहा, इसलिए मैंने A1 A2 नहीं लिखा। फाइनल टाइम कितने टाइम में ऐसा हुआ, 0.05 सेकेंड्स में। इनिशियल टाइम वाज 0, अब ले लो 0। सो E होगा बराबर माइनस A बाहर आएगा, B फाइनल माइनस B इनिशियल / 0.05, तो वैल्यू डाल दो, खेल खत्म। E आया माइनस एरिया दिया गया है ये, सो 0.1 × 0.05, फाइनल फील्ड दिया गया है B फाइनल, फाइनल फील्ड आपका ये 0.05 टेस्ला, B इनिशियल दिया गया है 0.1 टेस्ला / टाइम कितना है 0.05।
अच्छा, फ्लक्स चूंकि होता है दिस इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है दिस इंटू, बट फ्लक्स होता है ना नंबर ऑफ टर्न्स भी इंक्लूड करनी होगी, यानी एन आप मल्टीप्लाई कर लो फ्लक्स, बिकॉज फ्लक्स आप निकाल रहे हो उसमें अगर एन टर्न, इसमें 100 टर्न्स है तो 100 साथ में डालना पड़ेगा, 100 साथ में डाल दो फ्लक्स। सो 0.05 गया, ये आया माइनस 0.1, 0.05 माइनस 0.01 हुआ माइनस 0.05 इंटू 100। सो इंड्यूस्ड ईएमएफ आया माइनस माइनस हो गया प्लस, यानी ये बन जाएगा फिर 100 इंटू 0.05 हुआ 5, यानी ये बनेगा 0.1 इंटू 5, यानी इंड्यूस्ड ईएमएफ आया 0.5 वोल्ट के बराबर। सो ऐसे आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, थोड़ा सा जहन में होना चाहिए कि करना क्या है, राइट। तो एक छोटा मोटा क्वेश्चन और एक मैं आपको दिखाना चाहता हूं। मान लो क्वेश्चन है, इंडक्टेंस दिया हुआ है 4 मिली हेनरी, करंट दी हुई है 2 एम्पियर, आपको एनर्जी स्टोर निकालना है, कितनी एनर्जी स्टोर होगी, फाइंड एनर्जी स्टोर, राइट। सो एनर्जी किसके बराबर होती है, हाफ ऑफ एल आई स्क्वायर के। सो इट इज हाफ ऑफ एल का वैल्यू हमें पुट करना पड़ेगा। सो वी कैन यूज द फॉर्मूला, एल कितना है 4 मिली हेनरी, यानी 4 × 10⁻³ करंट कितनी है 2 स्क्वायर। So 2 1s are 2 2s are, so 2 square is 4, 4 into is 8, 8 into 10⁻³ joule. This is energy stored in the inductor, right? और एक लास्ट में चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ, हमारे पास और एक चीज़ है जिसको कहते हैं मोशनल ईएमएफ, थोड़ा सा पता होना चाहिए, बोर्ड्स में पूछा नहीं जाएगा वैसे। मोशनल ईएमएफ होता है अगर आप किसी वायर को, किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में ट्रांसलेट करवाओगे या रोटेट करवाओगे, मूव करवाओगे। मेरे पास एक वायर है, ठीक है, मैं इसको मूव कर रहा हूँ विद अ वेलोसिटी v, राइट। तो हमें क्या करना है, जब ये आते हैं, जब भी किसी वायर को हम मैग्नेटिक फील्ड में मूव करवाते हैं, इसमें ईएमएफ इंड्यूस होता है जिसको कहते हैं मोशनल ईएमएफ। और मोशनल ईएमएफ जो होता है वो हमेशा होता है बराबर BLV के बराबर। ये याद रखना, मी भी पूछा जाए, B इज मैग्नेटिक फील्ड कितना है, V वेलोसिटी, किस वेलोसिटी आप घुमा रहे हैं, और L इज द लेंथ ऑफ द वायर, ठीक है। ये एक सेल जैसी बन जाती है, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव। और याद रखना, अगर आप इसी वायर को घुमाओगे, रोटेट करवाओगे मैग्नेटिक फील्ड में, अगर आप वायर को मैग्नेटिक फील्ड में घुमाओगे ऐसे, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इसमें भी होता है, वो बनता है B⍵L²/2। तो ये दोनों चीजें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। इट इज मोशनल ईएमएफ ड्यू टू ट्रांसलेशन, इट इज मोशनल ईएमएफ ड्यू टू रोटेशन। सो यहाँ पे कभी कभार ये वायर थोड़ी ऐसे ट्विस्टेड होती है, उस टाइम पे L इफेक्टिव लेना पड़ता है, टोटल लेंथ, राइट। अब उधर नहीं हम जाएंगे उतना, तो पढ़ाई करते रहें। यहाँ पे आपका EMI कंप्लीट हो गया, तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे AC का पोर्शन। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।